साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उगाए। कहते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो एक सूप की तरह हो, अच्छे अच्छे धान को पास में रख ले और जो बेकार होता है उसे उड़ा दे। एक गुरु की महिमा में ये दोहा कहा गया है। और गुरु के महत्व की अगर बात की जाए तो चूंकि हम आज स्पोर्ट्स की बात करने बैठे हैं, टैगलाइन आपने देख ही ली होगी, तो अगर रमाकांत अचरेकर ना होते तो सचिन तेंदुलकर ना होते, राजकुमार शर्मा ना होते तो विराट कोहली ना होते, पुलेला गोपीचंद ना होते तो पीवी सिंधु ना होती, जसपाल राणा ना होते तो ओलंपिक विजेता, पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ना होते, और रमेश कृष्णन ना होते तो शायद लिएंडर पेस ना होते। आज हम ऐसे ही एक गुरु के पास बैठे हैं जो कि इत्तेफाक से मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बबलू दिवाकर जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और दर्शकों को बता दूं कि इनके 3 शिष्य जो एक माह पूर्व भारतीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर झंडा रोशन करके आए हैं, झंडा फहरा कर आए हैं, रुद्रपुर का नाम रोशन करके आए हैं। पेंचक सिलाट एक प्रतियोगिता होती है जो कि मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है, और रुद्रपुर जैसे छोटे से शहर से आकर इन 3 बच्चों ने, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दूं, देवगम आर्यन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, आंचल जेसी स्कूल की छात्रा हैं, और ब्रजेश जनता इंटर कॉलेज के छात्र। ये 3 बच्चों ने 1 महीना पहले लद्दाख में रुद्रपुर का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया और नेशनल लेवल पर पदक झटके। अब ये लोग 25 तारीख से कश्मीर में होने वाले 3rd एशियन चैंपियनशिप में जा रहे हैं जूनियर वर्ग में, और पूरे रुद्रपुर की दुआएं इनके साथ है। मैं सबसे पहले कोच जो बबलू दिवाकर है इनका स्वागत करता हूँ। कहूँगा कैसी रही इन बच्चों की जर्नी, आपसे ही जानना चाहेंगे। ये ले लीजिए प्लीज़। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो आप खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। और जैसा कि जर्नी की बात है तो खेलों की जर्नी जैसा कि सभी को पता है कि थोड़ी सी टफ रहती है, आसान तो नहीं रहती। ये बच्चे काफ़ी टाइम से मेरे अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। देवगम, आंचल और ब्रजेश, ये लोग काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। लगभग 3 साल से ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ब्रजेश तो थोड़ा सीनियर है, बाकी दोनों बच्चे लगभग 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत मेहनती हैं ये लोग। लगातार इन लोगों ने खुद को प्रूव किया है। ये अभी लद्दाख में जो हमारी चैंपियनशिप हुई है, 9th पेंचक सिलाट फेडरेशन कप हुआ है, उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिवगम ने वहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है। दिवगम के बारे में बता दूं, दिवगम एक्चुअली ये जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है ये इंडिया होस्ट कर रहा है, और इंडिया होस्ट करने के लिए दिवगम बी टीम में था, जबकि जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे वो पहले ही लगभग 20 से 25 दिन पहले ही क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन जब इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया की बी टीम को भी मौका मिला। तो दिवगम जो है सिल्वर मेडल लेके आए थे। तो हमें अभी रिसेंटली करीब 10 से 15 दिन पहले ही हमें सूचना मिली थी इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन की तरफ से कि भारतीय बी टीम भी खेलेगी। तो इसमें हमारे एक खिलाड़ी को और मौका मिल गया। तो दिवगम वहाँ पर सिल्वर लेके क्वालिफाई हुए हैं बी टीम में, और ब्रजेश काफ़ी टाइम से नेशनल में लगातार उत्तराखंड को गौरवान्वित करते हुए आ रहे हैं। और ब्रजेश ने पहले भी 2-3 नेशनल्स में लगातार गोल्ड दिया है, और 2024 की खेलो इंडिया बीच फेस्टिवल जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था दमन एंड दीव में, उसमें भी स्वर्ण पदक इन्होंने उत्तराखंड को दिया था। और आंचल, जैसे कि आंचल यहाँ पर बैठी है, मैं इनके बारे में भी बता दूं, ये बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। 39 वेट कैटेगरी में उत्तराखंड का बहुत नाम रोशन कर रही है। ये बच्ची अभी खेलो इंडिया की जो स्कीम चलती है सरकार के माध्यम से, उस स्कीम में इन्होंने नॉर्थ जोन में गोल्ड मेडल जीता, जो गर्ल्स के लिए होती है सिर्फ। उसके बाद इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल लेवल पे भी गोल्ड जीता, और प्रीवियस 2 ईयर में भी नेशनल में लगातार मेडल जीत रहे हैं बच्चे। और ये तीनों ही बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी, और मुझे तीनों से ही बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ये जरूर एशियन चैंपियनशिप में हमारे शहर उत्तराखंड और देश का नाम भी रोशन करेंगे। चलिए, मैं समझ सकता हूँ बात दोस्तों, ये चर्चा भी चलेगी। देखा आपने कि कोच की क्या भावना है। कोच के लिए हर बच्चा उसके अपने बच्चे जैसा अभिभावक होता है। कोच गुरु जो होता है, कहते हैं कि भगवान से भी ऊंचा स्थान रखता है। इन बच्चों से ही मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, 1-1 मिनट में कहूँगा कि बच्चों किस तरह की आपकी यात्रा रही थी। सबसे पहले दिवगम से पूछूंगा, कहाँ से आते हैं, परिवार में क्या है, प्रोफेशन पापा का थोड़ा बताएं हमें, ताकि उधर भी दर्शकों को भी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। सर, मेरा नाम दिवगम सिंह है और मैं रुद्रपुर के आवास विकास वाले क्षेत्र में रहता हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो हैं वो काफ़ी समय से इसी एरिया में, मेरे दादाजी श्री सरदार परमजीत सिंह जी, वो भी सीनियर वकील है काफ़ी, और मेरे पापा श्री गुरदीप सिंह, सरदार गुरदीप सिंह जी, वो भी काफ़ी सीनियर वकील हैं यहाँ पर। और
फैमिली बैकग्राउंड सर ऐसा रहा है कि सिर्फ अब जैसे मैं सर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, सर भी आर्यन स्कूल में कोचिंग करा रहे हैं, मैं भी बचपन से वहीं पर पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर पहले हम लोग कराटे किया करते थे, कराटे की कोचिंग लिया करते थे। फिर धीरे धीरे सर से और ज़्यादा क्लोज होते आज सर की ही एकेडमी में। पेंचक सिलाट में ऐसा क्या लगा जिसने दिव्यांगों को अट्रैक्ट किया? पेंचक सिलाट में सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि पेंचक सिलाट में सर एक हर वर्ग के खिलाड़ी को एक तो मौका भी मिल रहा है। जैसे अब मैं ओवर हैवी वेट कैटेगरी में हूँ, ठीक, 100+ वाली कैटेगरी में हूँ। अब अदर स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी कम है, सारे वेट्स के लिए थोड़ा कम है, पर सिलाट में एक तो एक वैरायटी है थोड़ी सी, आपके पास हर तरीके के अटैक्स होते हैं, डिफेंसेस होते हैं, और सेकेंडली हर वेट के यूँ कहा जाए कि अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें तो पेंचक सिलाट जो है वो 2-3 आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है जी। तो इसमें आपको ज़्यादा सीखने का भी मौका मिलता है जी और ज़्यादा आपका व्यक्तित्व निखर के भी आता है। जी। जैसे कि अब हम देखें कराटे में अगर हम देखें तो थोड़ा टच एंड बैक चलता है, इसमें टच एंड बैक भी है, इसमें थ्रोज भी लगते हैं, किक्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा एडवांस लेवल का स्पोर्ट है। आया ये इंडोनेशिया से इस स्पोर्ट का ओरिजिन है, पर ये स्पोर्ट जो है ये आज के टाइम में उत्तराखंड में शायद लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है। ये भी सर की देन है कि रुद्रपुर में और उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को पता चलने लगा है कि हाँ भाई यहाँ एक ऐसा स्पोर्ट भी है पेंचक सिलाट नाम का, जिसमें इतनी उपलब्धियाँ उत्तराखंड आज की डेट में कर रहा है। चलिए, थैंक यू। अब ब्रजेश से मैं जानना चाहूँगा। ब्रजेश, ये लीजिए प्लीज़ माइक। थैंक यू सर। शुरुआत तो एक शिष्य के तौर पर पहला दिन तो काला अक्षर भैंस बराबर, मेडल तक पहुंचने में कितना समय लगा? सर मैं सर के अंडर 9 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले मैंने कराटे शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके हम लोग पेंचक सिलाट की जर्नी में उतरे। आज से 5 साल पहले सर इस गेम को उत्तराखंड में लाए थे। उत्तराखंड में इस गेम को कोई नहीं जानता था। हमने इस गेम को करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हमने नेशनल लेवल पे भी खेलना स्टार्ट किया, मेडल्स भी लाए, जो कि सब सर के देने। उसके बाद 5 साल तक इस गेम को कोई नहीं जानता था। आज हमारी स्टेट में भी बहुत बढ़ चढ़ के बच्चे खेलते हैं, पर स्टेट में कम से कम 400-500-600 बच्चे प्ले कर रहे हैं। वेरी गुड। नेशनल जा रहे हैं, नेशनल में भी हमारा कम से कम पिछले ईयर्स भी हमारे 28 गोल्ड थे, और जो कि सारे ब्रजेश की अपनी सोल जर्नी कितनी हार्ड रही? सर मैं ट्रांजिट कैंप एरिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे पापा एक नील मेटल कंपनी में जॉब करते हैं। ओके। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैं सर कहीं भी फंसा हूँ, खेल के थ्रू कहीं चैंपियनशिप में जाना है, हर किसी को होता है, थोड़ा पैसे की दिक्कत होती है, तो फंड सर ने कहीं ना कहीं से अरेंज किया है, अपनी तरफ से दिया है, कैसे भी करके खेलने भेजा है, जिसके कारण हमने वो नेशनल लेवल पे प्रतिभाग भी किया है, सर को मेडल भी दिए हैं, जिससे सर को खुशी भी हुई है। और मैं प्रीवियस जनता इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने जनता इंटर कॉलेज से 12th किया है पिछले साल। तो स्कूल में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था हमारे गेम को जी, तो, लेकिन फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। क्यों ऐसा है? पेंचक सिलाट को क्या अभी गवर्नमेंट लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं मिला? क्या रीज़न है? सर ये रीज़न है क्योंकि अभी हमारा गेम स्टेट में उसमें नहीं है, पॉलिसी खेल पॉलिसी स्टेट में लिस्टेड नहीं है, खेल पॉलिसी में नहीं है अभी हमारा गेम, लेकिन बहुत जल्दी हमारा गेम आने वाला है। हमारे गेम के फाइल्स वाइल्स सब लग चुके हैं, सर ने बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, ताकि बच्चों को उसके नेशनल मेडल जीत का स्कॉलरशिप मिले, ताकि बच्चे और आगे बढ़े। दोस्तों, आप लोग इन बच्चों की जर्नी भी समझ रहे हैं, इनकी मेहनत भी देख रहे हैं, और किस तरीके से अपना खर्चा करके या गुरु इनके किसी तरीके से व्यवस्था करते हैं, ये लोग आगे कंपटीशन में उत्तराखंड का और भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करिए इसको, क्योंकि अभी तक गेम एनलिस्टेड नहीं है उत्तराखंड की खेल पॉलिसीज़ में। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से आज बबलू और इन बच्चों को कह कर जा रहा हूँ कि मैं खेल मंत्री जो हमारी हैं रेखा आर्या जी, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए बात अवश्य करूंगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर अवश्य करते रहें। अब हम बात करते हैं, हमारी गुड़िया एक छोटी सी बैठी हुई है, आंचल, जो बच्ची जेसीस की छात्रा है। आंचल, कितने समय से प्रैक्टिस शुरू करी, कैसे मन में आया? ये लड़ाई झगड़ा तो लड़कों का गेम माना जाता है। सर थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी बोले की। सर मैं इस गेम में 3 साल से जुड़ी हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस गेम को खेलने के लिए। मैं पहले माउंट राइट की छात्रा थी, वहाँ पे मेरे कोच अंकित सर थे, जो बबलू सर के स्टूडेंट रहे हैं। ओके। उनके थ्रू मैंने खेलना स्टार्ट किया। पहले हमें इंट्रोड्यूस किया गया वुमेंस लीग खेलो इंडिया, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करके 7 दिन की ट्रेनिंग की थी हमने, ऐसे ही मतलब मज़े में खेलने गए थे हम लोग था। फिर धीरे धीरे करके सर ने हमें इसे इंट्रोड्यूस किया कि ये गेम है, ऐसा होता है।
गर्ल्स को डिफेंस की बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो बात कही आपने। ये मैंने अपनी फैमिली को बताया, फिर मेरी फैमिली भी इंटरेस्टेड थे कि डिफेंस ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे इसे खेलना स्टार्ट किया। फिर मैं बबलू सर के अंडर आई। मैं बबलू सर के अंडर 1 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं नेशनल लेवल पे अभी तक मेरे 4 नेशनल खेलने गई हूँ, जिसमें 3 नेशनल में मेरे गोल्ड हैं, 1 नेशनल में मेरा नहीं था मेडल। चलिए। बहुत बुरा लगा था, नहीं आया था मेडल, बट उसमें उस चीज़ की मतलब जो कमियां थी कसक थी जो उस पे काम किया और अब रिजल्ट आ गया, आपके सामने है कि मैं बिल्कुल। एशियन में सेलेक्टेड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। परिवेश कैसा है? परिवार में माता पिता क्या करते हैं, कितना साथ मिलता है? सर मेरे पापा बिजनेसमैन है। ओके। फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन है। थोड़ा बहुत हो जाता है कि लड़कियों को अकेले नहीं भेजना है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। लेकिन अब उनको ट्रस्ट है कि हाँ मेरी बच्ची आगे करेगी। इस गेम से हमारे स्टेट में सरकारी नौकरी लगी है, जिसके फैमिली को ट्रस्ट है कि हाँ आगे इस गेम से हमारे बच्चों का भविष्य ठीक बन है। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बच्ची है, देखिए उसकी एस्पिरेशंस आप लोग देख सकते हैं। अब मुख्य जो एक तरह से कहा जाए जैसे गुरु द्रोण थे जिन्होंने कौरव पांडवों को सिखाया, हालांकि कौरव पांडव तो आपस में ही लड़ गए, लेकिन हम इनके स्टूडेंट्स को नहीं चाहेंगे आपस में लड़े, तो बबलू से ही डायरेक्ट बात करते हैं। बबलू, पेंचक सिलाट की जर्नी बड़ी पेनफुल है, आप अकेले झंडा इसका बरदारी कर रहे हैं, सर जैसे अकेलापन फील होता है कई बार? बिल्कुल सर। एक्चुअली आपको सब नज़दीक से पता है, जब मैं इस खेल को 2018 में लेके आया था उत्तराखंड में, तब इस खेल की शुरुआत मैंने ही की और फाउंडर भी मैं ही हूँ पेंचक सिलाट का उत्तराखंड में। 2018 में जब मैं इस खेल को लेके आया तो मुझे लोगों से बात करनी पड़ती थी। मैं कोचेस को फ़ोन करता था, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाता था और मैं उनसे कहता था कि आओ हम इस गेम में मिलके काम करते हैं और इसका कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि इंडिया के लिए उस वक्त 2018 में गेम थोड़ा सा नया था। हालांकि हमारी नेशनल फेडरेशन बहुत अच्छे से काम कर रही थी और गेम को रिकग्निशन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से और हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में ही हमें अप्रूवल दे दिया था इस फेडरेशन को। बट उत्तराखंड के लिए गेम बहुत ज़्यादा नया था 2018 में, तो कई बार हमारी नेशनल टीम भी नहीं जा पाती थी क्योंकि उतने प्लेयर नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट्स में ये गेम जो है पूरी तरह से प्रचलित नहीं था, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं प्लेयर्स कहाँ से लेके जाऊँ। फेडरेशन ने ट्रस्ट किया और उन्होंने कहा कि क्या देहरादून वगैरह भी नहीं थे तब प्लेयर? उस वक्त नहीं थे। ठीक। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने अवेयरनेस को बढ़ाया, आप लोगों के माध्यम से सोशल हैंडल्स पे चैनल्स वगैरह क्रिएट किए, कोचेस से बात की, उनके पास जाके भी मिलता था, नैनीताल जाता था, देहरादून जाता था, रानीखेत जाता था, पिथौरागढ़ जाता था। हालांकि वो लोग समझते थे कि क्योंकि खेल बहुत सारे हैं और आजकल मार्शल आर्ट में बहुत कंफ्यूज है प्लेयर की कहाँ जाए, क्योंकि कई बार किस खेल की रिकग्निशन रहती है नहीं रहती है, तो प्लेयर कंफ्यूज रहता है कि क्या मेरा फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया और 2018 के बाद हमने लगातार अपना काम जारी रखा और धीरे धीरे सबसे पहले उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट बिल्ड हुई जहाँ पे हम आज हैं और यहाँ पे बहुत सारे कोचेस ने काम करना शुरू किया। उसके बाद नैनीताल आया हमारे साथ, नैनीताल में कुछ कोचेस ने काम करना शुरू किया। उसके बाद देहरादून ने काम करना शुरू किया, चंपावत ने काम करना शुरू किया। इस तरह से 4 से 5 और आज 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पेंचक सिलाट चल रहा है। और उस वक्त जब मैं ये गेम को लेके आया था तो कुछ खास अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया है ये गेम उत्तराखंड के अंदर। अब ये गेम इसमें ना केवल क्वांटिटी भरी हुई है, इसमें क्वालिटेटिव प्लेयर्स भी है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी हम राज्य प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें आपको 400-500 प्लेयर्स नज़र आएंगे जो कि क्वालिटेटिव प्लेयर्स हैं, सीख रहे हैं। Right. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आ जा रहा है किसी गेम का। पेंचक सिलाट थोड़ी डिफरेंट मार्शल आर्ट है, तो इसमें प्योर पेंचक सिलाट ही ट्रेनिंग करने वाला बच्चा ही खेल सकता है, अदर गेम का बच्चा बहुत कम आता है। ठीक। तो अभी इसमें बहुत भीड़ हो गई है और नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं ये बच्चे। और उस वक्त जैसे कि आपने बोला कि जर्नी वाकई में बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि उस वक्त मैं जब गेम को लेके आया तो इतनी बड़ी टीम नहीं थी, आपको भी पता है। उस वक्त जब हमने गेम को रजिस्टर्ड किया था, आप नज़दीक से जानते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन आज समय चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। और जब सबसे पहले 2024 में हम टीम को लेके गए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उस वक्त जब हम थोड़ा स्टेबल हो गए थे। कहाँ गए थे तब बच्चे? 24 में हम लेके गए, सॉरी ये बीच गेम्स में लेके गए थे, फेस्टिवल। ओके। खेलो इंडिया बीच फेस्टिवल हुआ था दमन एंड दीव के बारे में पहले भी बात हुई। हाँ जी, तो उसमें हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रूव किया और वहाँ पे ब्रजेश गया था खेलने और ब्रजेश गोल्ड मेडल लेके आया था वहाँ पर। और भी हमारे उत्तराखंड के बच्चों के मेडल थे, नैनीताल जिले का भी मेडल था और देहरादून का भी था। वहाँ से एक शुरुआत हुई
और एक अवेयरनेस फैली उत्तराखंड में कि इतना बड़ा मल्टी इवेंट था और उसमें बच्चे मेडल लेके आए। फिर उस इवेंट को देख के और ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स को भरोसा हुआ कि ये अच्छा गेम है, इसमें हमें बच्चों को भेजना चाहिए। उसके बाद सर बहुत अच्छा हमारे लिए ये हुआ 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुए, बहुत फेमस हुए। मल्टी इवेंट था, इंडिया का नेशनल गेम सबसे बड़ा इवेंट होता है। गोवा राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था और ये बहुत बड़ी संख्या थी किसी भी एक खेल के लिए कि इतने ज़्यादा खिलाड़ी एक स्टेट से इतने खिलाड़ी और एक ही खेल में वहाँ जा रहे हैं। तो गोवा राष्ट्रीय खेलों में जब हमारे खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया तो बड़ा प्रेशर था। मैंने बड़े कैंप्स भी लगाए थे, मैंने बाहर से फेडरेशन से कोचेस भी बुलाए और मैं लगातार बच्चों पे काम कर रहा था क्योंकि हमारे लिए पहला एक ऐसा इवेंट था कि हमें प्रूव कर रहा था उत्तराखंड में कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम साबित करेंगे कि खिलाड़ी अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उस वक्त मैं NIS पटियाला में स्टडी कर रहा था, साई सेंटर में डिप्लोमा कर रहा था। मैं बच्चों के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग कोचेस को दी जाती है, ये उसकी बात करें NIS की। मैं NIS में था लेकिन इनकी कोचिंग में कोई कमी नहीं रहती थी कभी भी। हमने कोचेस को बुला के, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो मैं कोचेस को बुला के कैंप कराता था ताकि मेरे खिलाड़ियों की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। हालांकि डेट नज़दीक आए और हमारे खिलाड़ी गोवा नेशनल गेम्स में पहुंचे। गोवा नेशनल गेम में जाते ही जो पहला स्वर्ण दिया एथलेटिक्स में और दूसरा स्वर्ण दिया पेंचक सिलाट के निखिल भारती ने। वेरी गुड। और ये बड़े प्राउड की बात थी। CM साहब ने भी इसको अपने पोर्टल पे शेयर किया, रेखारिया मैडम ने भी इसको डाला, पूरे उत्तराखंड ने बहुत प्यार दिया क्योंकि गोल्ड मेडल लगा दिया और उत्तराखंड को गोल्ड बड़ा मुश्किल मिलता था 37 नेशनल गेम से पहले, बहुत टफ था। तो नेशनल गेम में गोल्ड निखिल ने दिया। उसके बाद उन्हीं के छोटे भाई जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी उत्तरांचल पुलिस में भर्ती हो गए, उनने ब्रॉन्ज मेडल दिया। उसके बाद एक कीर्ति बच्ची है हमारी हल्द्वानी की, नैनीताल जिले की, उसने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिया। और एक हमारा देहरादून का बच्चा है, उसने हमें एक पदक दिया, अभिषेक ने। टोटल 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज गोवा नेशनल गेम्स में हमें मिले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सरकार ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया। इसको लेकर सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया। और उसके बाद सर अच्छा ये हुआ कि सभी मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी को। तो निखिल, ईशु, अभिषेक देहरादून से और एक गायत्री बच्ची, मैं सारे नाम लेना भूल गया हूँ, गायत्री नेगी, उसका भी ब्रॉन्ज मेडल था। ये 4 बच्चों ने गोवा नेशनल गेम में मेडल जीते थे और इन चारों को विदिन 1 मंथ गवर्नमेंट जॉब मिली। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद ये बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। निखिल खेल विभाग देहरादून में युवा खेल एंड कल्याण विभाग में भर्ती हुए अभी। और बाकी जो हमारे 3 खिलाड़ी हैं गोवा राष्ट्रीय खेलों में जीत के जो आए, वो 3 खिलाड़ी उत्तरांचल पुलिस में हैं अभी, सभी अपने जॉब्स में हैं। और उसके बाद क्या हुआ सर, ये खेल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी शामिल है। तो जैसे ही ये बच्चे हमारे पुलिस में भर्ती हो गए तो पुलिस स्पोर्ट कोटा से जब भर्ती हो गए तो ये ऑल इंडिया पुलिस में गए खेलने। राइट। और ऑल इंडिया पुलिस में सर स्वर्ण नहीं था काफी समय से उत्तराखंड के पास। और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में जब हमारे ये बच्चे खेलने गए, तीनों पहले ही साल, 3 महीने नहीं हुए थे वर्दी पहने हुए, तीनों खिलाड़ी खेलने गए ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में और तीनों ने स्वर्ण दे दिया। वेरी गुड। इस उत्तरांचल पुलिस को। और टोटल लगभग, मेरे को आइडिया नहीं है थोड़ा, लगभग 7 मेडल्स हमारे उत्तरांचल पुलिस की पेंचक सलाट टीम ने उत्तराखंड पुलिस को दिए। दोस्तों, मैं बीच में ना थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहता हूँ बबलू का। बबलू को मैं लगभग 16 वर्षों से जानता हूँ। 2009 में मेरी इनसे भेंट हुई थी। तब ये आज तो कोच है, तब ये खुद खिलाड़ी हुआ करते थे। और बबलू जिन स्थितियों से निकला है उनकी मैं बातचीत नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इतना आपको बता दूँ कि बहुत ही अम्बल बैकग्राउंड है इनका और बड़ी मेहनत से। हालांकि मैं बबलू को चूँकि उसके किशोर अवस्था से जानता हूँ, बबलू की इच्छा सेना में जाने की थी, लेकिन अर्थाभाव और खेल को रिकॉग्निशन ना मिलने की वजह से सेना में जाने का इसका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज मुझे बड़ा फ़ख्र है इसको देखकर कि इसने अपने रास्ते से ये हटा नहीं और इसने उन बच्चों को, अपना ही अक्स देखा उन बच्चों में, और आज वो बच्चे पुलिस में और शायद सेना में भी मुझे नजर आएंगे आने वाले समय में। मैं बबलू से बड़ा अहम सवाल पूछता हूँ। हम लोग बड़ा रोते हैं जब ओलंपिक्स होते हैं तो हमारे पास मेडल्स ही हैं, 140 करोड़ का देश है, लेकिन स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को लेकर हम लोग चाइना जैसे देशों से बहुत पीछे हैं। चाइना किसी ज़माने में 6-7वें नंबर पे ओलंपिक्स में रहता था, 8वें नंबर पे कभी। अब यूएस के साथ उसका डायरेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए यूएसए और चाइना की जंग होती है। क्या लगता है कि स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ क्या क्रिकेट तक ही केंद्रित रह गया है भारत, कि लगता है क्रिकेट में ही पैसा और किसी और बच्चों को ना फ्यूचर सिक्योर हो पा रहा है, ना पैसे मिल पा रहे? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है और सरकार को थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए? सर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमें, जैसे कि आपने कहा कि केवल एक ही खेल है क्रिकेट, जिसमें इस वक्त देश के सभी बच्चों का रुझान है,
सब हर पेरेंट्स या यही चाह रहा है नहीं, आजकल। दर्शक ही है। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स देखना ही नहीं चाहता। चाहता। कोई एक आध जो नीश फॉलोइंग या कल्ट फॉलोइंग होगी, फुटबॉल की होगी थोड़ी बहुत, थोड़ी हॉकी की होगी थोड़ी, चूंकि अब बैडमिंटन प्रीमियर लीग आ गई है, कबड्डी प्रो आ गया है, जी। तो उसकी हो गई। पेंचक सिलाट जैसी प्रतिस्पर्धा जो सिर्फ आपको स्पोर्ट्स में नाम देती है, बल्कि शरीर को भी आपके फिट रखती है पूरे तरीके से, ऐसी जो आर्ट्स हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स की कोई भी फॉर्म हो, मैं कहता हूँ, सिर्फ पेंचक सिलाट की बात नहीं करता, क्या उसके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए? चीन में एजुकेशन के साथ साथ नर्सरी से ही शरीर के सौष्ठव के लिए काम करना शुरू कर दिया जाता है। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट 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 चल रहा है। मैं किसी खेल के लिए ऐसा नहीं नहीं, आप कहूँगा, स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि हम खेल के स्पोर्ट्समैन क्यों और हम बोलेंगे? सभी खेलों को प्यार करते हैं, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे खेल में, देश में जो क्रिकेट के प्रति इतनी दीवानगी है, वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ और खेलों भी की क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और कोई भी मैं टीवी चैनल देखता हूँ या कोई भी मैं पॉडकास्टिंग देखता हूँ, तो उसमें क्या देखने को मिलता है सर? न्यूज़पेपर अगर आप पीछे से खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ी फोटो या विराट कोहली की नजर आती है, या आपको रोहित शर्मा की दिखेगी, क्रिकेट रिलेटेड बड़ी फोटो दिखेगी। और अगर साथ ही इसी दौरान अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई रेसलिंग का मेडल लेके आ जाए, तो वो swimming छोटा ले हो जाए, जाएगा। टीटी लेके आ जाए, एक्वेस्टेरियन ले आए, या फिर कोई भी मेडल लेके आ जाए, व्हाटएवर, तो वहां पे आपको एक छोटा सा कॉर्नर दिखेगा कि यहाँ पे इस खिलाड़ी ने एक मेडल जीता है। तो जब हम पेरेंट्स, बच्चे न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उन्हें एक ही चीज दिखती है कि इतना बड़ा ये, तो कहीं ना कहीं वहां अट्रैक्ट होता है। जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तब ये हो रहा है, हम टीवी पे देखते हैं सारे एड्स बड़े खिलाड़ियों के, क्रिकेटर्स के आ रहे हैं, तो उन्हें दिख ही ये रहा है कि क्रिकेट, उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा कि हम कुछ और देख सकें। उन्हें पेंचक सिलाट टीवी पे नहीं दिख रहा है, उनको कबड्डी अब दिखने लगा है, उनको हॉकी अब दिखने लगी है, उनको टीटी नहीं दिख रहा है, उनको स्क्वैश आज तक देख नहीं पा रहे हैं लोग। तो इतने सारे खेल हैं, उनको भी आप दिखाइए, उनकी भी इवेंट्स को आप हाईलाइट करिए। सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट चलता है, लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, और फिर उन्हें ये लगता है कि मुझे यही खेल देखना और सीखना चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, जैसे कि आपने बताया कि चाइना का जो स्पोर्ट्स कल्चर है, चाइना का, यूएस का, इनका स्पोर्ट्स कल्चर इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे देश में भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा रखी है हमारे खिलाड़ियों में, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चा जब वहाँ पे 4 साल 5 साल का हो जा रहा है, पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में डाल रहा है। और आप देखिए चाइना के अंदर 5 साल 4 साल में स्विमिंग पूल में बच्चे को डाल दे रहे हैं, डायपर पहन के बच्चों की वीडियोस आपको नजर आएंगी। तो वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे सिक्योरिटी है, जैसे कि इंडिया में हम लोग महसूस करते हैं। जैसे ब्रजेश है, जैसे मैं हूँ, मैं सोचता था कि मेरे को भर्ती होना है, नहीं तो मेरा क्या होगा, ठीक है। अब जैसे दिव्यगम का एग्जाम्पल है, दिव्यगम ने लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई हुआ, तो क्वालिफाई होने के बाद ये बच्चा क्यों नहीं जा पाया वर्ल्ड चैंपियनशिप में? उसका रीज़न ये था, ए टीम में था उस वक्त, ये इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इसका एग्ज़ाम था 10th का, इसने एग्ज़ाम को ज़्यादा मान्यता दी। उसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ पे पेरेंट्स से सोचते हैं अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो खेल में क्या तेरे को गवर्नमेंट जॉब देगी, या खेल में तेरे को कुछ ना कुछ इतना रिलैक्सेशन मिलेगा? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर प्लेयर्स अपने आप को सेफ महसूस करे, और वो ये सोचे अगर मैं दिन रात बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई में वीक भी रह जाता हूँ, कुछ हो जाता है, तो मेरा खेल मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे देगा। तो इंडिया में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सोच मुझे ऐसे लगती है, इस चक्कर में वो भी डरते हैं कि खेलता रहेगा, पढ़ाई में रह जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा आगे। तो कहीं ना कहीं ये भी है एक, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने सोचा है। बाकी सर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी हमने 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होते हुए देखे, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मेडल भी मिले, अभी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो रहा है। मैं तो गवर्नमेंट से ही निवेदन करूंगा, जैसे चाइना और यूएस का इन्वायरमेंट है, उनका स्पोर्टिंग कल्चर है, वो यहाँ पे आपने कोशिश तो करी है, और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे अगर अच्छा खिलाड़ियों के लिए हो सके, बाकी सारे खेलों को सामान्य मान्यताएं मिलने लग जाएं, खिलाड़ी ग्राउंड में आने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी समाज, हमारा सोसाइटी भी फिट भी होगा और भविष्य के लिए अपना जीवन भी सिक्योर कर पाएगा। चलिए, तो कोच ने बहुत बढ़िया बात की दोस्तों। अंत में मैं भी यही कहना चाहूँगा, ये तीनों बच्चे जो जा रहे हैं, इन तीनों बच्चों को पूरे रुद्रपुर की जनता, पूरे उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये बच्चे ना सिर्फ रुद्रपुर का परचम लहराएं, बल्कि उत्तराखंड का और एशिया में भारत का, जो एशियाड हो रहे हैं, एशियन गेम्स जो हो रहे हैं, भारत का नाम रोशन करें और वहाँ से मेडल जीत के लाएं। और अंत में दोस्तों, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम लोग जो दिखता है वो बिकता है की तर्ज पर काम करते हैं।
क्रिकेट हम लोगों को दिखता है, चाहे अखबार हो चाहे टीवी, हर तरफ हमें लगता है क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा गेम है जहाँ पर बच्चे का भविष्य सिक्योर हो सकता है। अब मैं इसे सरकार की बेरुखी कहूँ या किस्मत की मार, अगर हर गेम के लिए एक फंड अलॉट हो, जो लायक बच्चे हैं उनके भविष्य को सिक्योर किया जाए, तो मुझे लगता है ऐसा कि 140 करोड़ का हमारा देश ओलंपिक्स में टॉप पर पहुंच सकता है। बस एक मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वो भी एग्जीक्यूशनर्स की तरफ से, यानी जो लेजिस्लेटिव है, हमारी लेजिस्लेशन है उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से और ऑफिसर्स की तरफ से। बाकी ये बच्चे तो तैयार बैठे हैं, इनको ज़रा सा पुश करने की ज़रूरत है, ये पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं बच्चों तुम्हारे साथ है। तुम लोग जब वापस आओगे 1 तारीख को, शायद 1 या 2 तारीख को दशहरे पर, तो उस दिन हम विजयादशमी मनाएंगे, तो साथ में तुम लोगों के मेडल्स भी सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो विश यू ऑल द लक। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये रुद्रपुर और उत्तराखंड का नाम और भारत का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। भारत माता की जय। थैंक यू।